तो अब अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का फिजिकल वाला पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शंस। तो दो सेल रिएक्शंस है अपने पास, एक तो MnO4 माइनस वाली है और दूसरी है O2 वाली। ठीक है, क्या चाहता है इसमें, विल द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो हमें ये पता है कि यदि E0 सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यदि वो पॉजिटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो इसके लिए E0 का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। E0 का वैल्यू क्या होगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यदि ये पॉजिटिव आता है तो सेल रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। उस कंडीशन में परमैंगनेट आयन लिबरेट करेगा ऑक्सीजन गैस को फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नीज क्या है, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि +2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये कैथोड वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन कैथोड वाली रिएक्शन होगी। और O2 में आप देख रहे हो यहाँ पर एक कैथोड वाली रिएक्शन होगी और दूसरी क्या होगी, एनोड वाली रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर Mn+2 से Mn+ में जा रहा है ये, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, जबकि ये SOP है। तो यदि अपन इसका SRP निकालेंगे तो SRP का वैल्यू क्या आ गया, SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये प्लस में आ जाएगा 1.51। तो ये आ जाएगा अपने पास 1.51। और एनोड वाली सेकंड रिएक्शन है बच्चों 0 से माइनस में, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है अपने पास, एनोड वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसका वैल्यू रखेंगे अपन 1.223। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ऑन सॉल्विंग E0 का 0.287 वोल्ट आएगा। इसका मतलब इस सेल रिएक्शन का E0 जो वैल्यू आ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आप क्या बोल सकते हो, क्या पूछा है इसने, विल द परमैंगनेट आयन लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, यस, बिकॉज E0 सेल इज 0.287 वोल्ट, राइट। Now next question. Yes, next question में क्या बोला है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर से बोल सकते हैं अपन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चेक करते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। तो याद रखना है आपको, जल्दीबाजी नहीं करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा है। तो पहला देखो आप, इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। हमें पता है कि फ्री स्टेट के अंदर जो एनर्जी होती है वो इक्वल एनर्जी होती है डीजनरेट ऑर्बिटल्स की। तो पहला तो करेक्ट है। जबकि दूसरा क्या पूछा है उसने, द शेप्स ऑफ dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप शेप देख रहे हो नीचे, तो dx² y² और dz² की शेप अलग अलग है और इसलिए इनकरेक्ट। तो आंसर क्या पूछा उसने, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। तो ये तो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि dx² y² और dz² की जो शेप है वो अलग अलग होती है, इसलिए इसका सेकंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 61 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज। तो एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है ये। पहला एसेशन क्या है, इसको पढ़ो। इन ए पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट, राइट। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमें पता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। क्या चाहता है ये, एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ
few of its cations are missing from its unit cell. यदि cations missing है unit cell से तो हमें पता है कि कोई सा भी डिफेक्ट हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी, राइट? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, रीजन देखो, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट maintaining overall electrical neutrality in the light of the lattice site to interstitial site, maintaining overall electrical neutrality to the light of the right above statement. Choose the most appropriate answer from the option given below. तो पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमें पता है। दूसरा, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है आपको पता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायंस होता है, जो स्मॉलर साइज कैटायन है वो अपनी लैटिस साइज से इंटरस्टिशियल साइट में आता है, फिर भी हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है उसकी, क्योंकि चार्ज वही रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, यानी एसेशन ठीक है, और जो रीजन है वो भी ट्रू है। लेकिन रीजन टू जो है, मतलब रीजन एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो अपन चेक करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट में क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। थर्ड के अंदर बोथ ए एंड आर करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन आप देखो यहाँ पर, एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन एसेशन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। हमें पता है कि जो वर्क डन होता है इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व, यानी पीवी कर्व का जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। क्या चाहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम, नोट करो इसको, मैक्सिमम वर्क डन की बात कर रहा है। तो हमें इन चारों ग्राफ के अंदर क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया किसका होगा। तो आप यदि चारों को ध्यान से देखो तो जो फोर्थ वाला है इसका एरिया सबसे ज़्यादा आएगा इस पीवी कर्व का। तो मैक्सिमम वर्क डन किसका होगा, फोर्थ आंसर। तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। तो 62 का जो आंसर है वो फोर्थ आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are of two statements. 66 आंसर क्या है, 66 नहीं था उसमें। अब जो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन डिले हो गया। नाउ 66 क्वेश्चन में देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द कोएगुलेशन सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑफ ए नेगेटिव सॉल्व द फ्लोटिंग पावर ऑफ द थ्री गिवन आयंस इज इन द ऑर्डर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर +3, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। और सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इन द कोएगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिव सॉल्व the floating power of the three given salts in the order of NaCl, Na2SO4, Na3O4। तो पहला जो देख रहे हैं अपन हार्डी-सुलज़ रूल से देखते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, राइट, उतना ज़्यादा पावर होगा। तो इसलिए फर्स्ट करेक्ट है। लेकिन सेकंड वाला जो है, यहाँ पर चार्ज क्या है, +1 है। तो सेकंड, फर्स्ट ट्रू आंसर है, जबकि जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट आंसर होना चाहिए। Now next question. Yes, next question is 71 question. Which one is not correct mathematical equation for Dalton's law of partial pressure? अच्छा, Dalton's law क्या बोलता है? According to Dalton's law, partial pressure of gas, सबको पता है partial pressure of gas, किसी भी गैस का partial pressure क्या होगा, उस गैस का मोल फ्रैक्शन of that gas into total pressure,
जैसे पार्शियल प्रेशर उन्होंने पी से नोट कर रखा है और मोल फ्रैक्शन एक्स आई है यहाँ पर और टोटल प्रेशर क्या है पी। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो चेक करते हैं यहाँ पर पी, यहाँ पर टोटल प्रेशर है गैसियस मिक्सचर का। फर्स्ट ऑप्शन है पी आई इक्वल टू एक्स आई पी, तो फर्स्ट तो राइट है क्योंकि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस के मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। सेकंड देखते हैं यहाँ पर, सेकंड क्या बोल रहा है, पी आई इक्वल टू एक्स आई पी आई नॉट। तो एक्स आई तो पता है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है और पी आई नॉट क्या है, पी आई नॉट इज प्रेशर ऑफ गैस इन प्योर स्टेट। तो दिस इज नॉट डाल्टन्स लॉ, दिस इज एक्चुअली राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस या पार्शियल प्रेशर नॉट गैस, according to Raoult's law partial pressure of any component is equal to mole fraction of that component, x से डिनोट किया अपन ने, into pressure in pure state। तो जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज नॉट डाल्टन्स लॉ, दिस इज राउल्ट्स लॉ, तो ये तो गलत हो गया। ये भी चेक कर लेते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल pressure of non-reacting gaseous mixture is equal to sum of partial pressure of each constant and gases। तो सबके सम के इक्वल होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आप, PV क्या होता है nRT। तो फोर्थ ऑप्शन में तो कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, P की वैल्यू रखी है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो बच्चों फर्स्ट सही हुआ, थर्ड से हुआ, फोर्थ सही हुआ। तो ये तीनों जो हैं फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये डाल्टन्स लॉ हैं, जबकि सेकंड जो है वो राउल्ट्स लॉ है। यही इनकरेक्ट है और इसने आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए इसका, सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों बहुत सरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है इसके अंदर, वैसे किसी का गलत नहीं गया होगा। ये क्या है, इफ 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज। तो मोलैलिटी आपको गिवन है, 1 मोलर का मतलब मोलैलिटी 1 है, राइट, और सॉल्यूट के भी मोल्स हैं आपके पास 0.5 मोल्स। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछा है इसने, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो 1 मोलर सॉल्यूशन मींस मोलैलिटी 1 है। ये बच्चों मोल्स हो गया, डायरेक्टली मोल्स गिवन है इसके 0.5। अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर इंटू 1000। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो W का जो वैल्यू आएगा वो 500 ग्राम आएगा। ये क्या आ गया आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और आपसे वेट ऑफ सॉल्वेंट ही पूछा है। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो फोर्थ आंसर इसका राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्या चाहता है आपसे, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर, इसको अंडरलाइन करें, 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन भी दे रखी है और बैलेंस भी है यहाँ पर। तो यदि अपन इसका मोल रेशो देखें तो ये 2 है, ये 2 है अपने पास, HCl के कितने मोल्स हैं अपने पास, 2 मोल्स हैं, HCl के 2 मोल्स हैं अपने पास, और इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, 50 ml ऑफ HCl, तो HCl का 50 ml दे रखा है बच्चों आपको, और मोलैरिटी कितनी है 0.5। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके मोल फाइंड आउट करते हैं। मोल कैसे फाइंड आउट करोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से। सो मोलैरिटी कितना है 0.5, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये किसके मोल्स आए आपके पास, HCl के। तो यदि अपन इसका स्टाइकियोमेट्री देखें तो ये 2 मोल्स हैं, तो ये कितना होना चाहिए, जस्ट हाफ मोल्स होने चाहिए। तो इसके हाफ मोल्स कितने आएंगे अपने पास, 12.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, राइट। तो इसके मोल आ गए अपने पास। वेट निकालना अपन जानते हो, वेट कैसे निकालोगे आप, वेट इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल आ गया अपने पास 12.5 इंटू 10⁻³ और 100 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा।
तो ये आ जाएगा अपने पास 1.25 ग्राम। यदि कुछ नहीं बोलता 100% होता तो राइट आंसर इज 1.25। और देखो आपको ये 1.25 भी दे रखा है, लेकिन इसने पूछा है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर। ये तो 100% प्योर का मास है, जबकि अपने को किसका निकालना है 95% का। सो 95% का जब आप निकालोगे CaCO3 का वेट तो कैसे निकालेंगे अपन, 100 का अपने को पता है 1.25, 95% निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आएगा इसका 1.315। ठीक है, आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पर कि 1.32 है, तो अप्रॉक्सीमेटली अपन बोल सकते हैं 1.32 ग्राम 95% CaCO3 होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है 95% को, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, फोर्थ आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहता है, द pH of solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid। बच्चों देखते ही पता चल रहा है यहाँ पर कि एसिटिक एसिड है अपने पास यहाँ पर, और क्या है सोडियम एसिटेट। तो आप बता सकते हो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन होगा तो ये कौन सा वाला बफर होगा, एसिडिक बफर का सॉल्यूशन है ये, एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के केस में जो pH का वैल्यू होता है वो आपको पता है, pH क्या होने वाला है बच्चों, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या है अपने पास, सोडियम एसिटेट, और एसिड क्या है अपने पास CH3COOH। अब क्या क्या दे रखा है इसको चेक करते हैं। pKa का वैल्यू दे रखा है आपको, गिवन pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.57, तो pKa का वैल्यू आपके पास 4.57 लॉग सॉल्ट का देखें आप, सॉल्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम एसिटेट का 0.10, तो ये आ गया अपने पास 0.1। और एसिड का यदि कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं दिस इज 0.01 मीन्स 10⁻², ये आ गया 0.01। इसको सॉल्व करते हैं तो 4.57 यहाँ से आया जो कि pKa का वैल्यू है, ये आ जाएगा log 10। log 10 का वैल्यू आप सबको पता है 1, तो क्या आने वाला है 4.57 प्लस 1 यानी 5.57। एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये एसिडिक बफर का आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो 5.57 किस कहाँ आ रहा है आंसर, थर्ड के आंसर, तो थर्ड इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी ध्यान से। 82 नंबर का क्वेश्चन है ये। द गिवन ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन। तो आप क्या देख रहे हो, वाई एक्सिस और एक्सिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ है ये। क्या क्या दे रखा है, द वाई एंड एक्स एक्सिस फॉर जीरो ऑर्डर, तो इसको अंडरलाइन करो, जीरो ऑर्डर है ये। और दूसरा क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर है, रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली आर। तो फर्स्ट चेक करते हैं अपन यहाँ पर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अच्छा सपोज कोई रिएक्शन है अपने पास A2 प्रोडक्ट, और यदि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप क्या बोलने वाले हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी Ka⁴ मीन्स रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो R की वैल्यू क्या आएगी K के बराबर, जो कि कांस्टेंट होगी, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है इसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए Y को उन्होंने T½ तो T½ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ का वैल्यू क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू ln2 अपॉन K मीन्स 0.693 अपॉन K। इट्स ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आप क्या चेक कर पा रहे हो यहाँ पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड ऑल्सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट में आप देखें कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर ले तो, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए T½ भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगेन बच्चों क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 to कॉपर, जिंक +2 to जिंक
इन सब आयंस का दे रखा है आपको और इनकी वैल्यूज़ दे रखी है। तो हो क्या रहा है आप चेक करो यहाँ पर, ये +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो Cu+2 का दे रखा है आपको E0 Cu+2 टू Cu कितना है ये 0.34 वोल्ट, ऐसे ही सबका दे रखा है, राइट। चेक करते हैं यहाँ पर क्या चाहता क्या है आपसे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट अकर। जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं अपन, अकर कर लेते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने में, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। नॉट अकर का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें E0 पॉजिटिव आ रहा था, राइट। अब नॉट अकर मतलब SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि नेगेटिव आता है तो दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इसको अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे इसका आंसर सेकंड आता है, डायरेक्ट भी अपन चेक कर सकते हैं, एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पर Cu+2 से किस में जा रहा है ये Cu, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है बच्चों। और Ag कहाँ जा रहा है 0 से प्लस के अंदर, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए। यदि वो पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, रिएक्शन अकर होगी, और यदि नेगेटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो इसको चेक करना होगा, एक एक करके अपन चेक करते हैं इसमें। तो हमें पता है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +2 से 0 जा रहा है, यानी ये क्या हो गया रिडक्शन। और Ag से कहाँ जा रहा है यहाँ पर Ag+ के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबकी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। जिसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन अकर नहीं होगी। तो चेक करते हैं इसका वैल्यू किसके लिए आता है। इसका आंसर सेकंड आ रहा है शायद, एक बार चेक करें, निकाल के देख सकते हैं इसको। इसका वैल्यू कितना अपने पास, कॉपर +2 का वैल्यू कितना है, कॉपर +2 से कॉपर के लिए वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पर 0.34। ऐसे ही सेकंड के लिए दे रखा है आपको Zn+2 से Zn के लिए वैल्यू दे रखा है बच्चों, दैट इज -0.76 वोल्ट। इसके बाद आपको दे रखा है Fe+2 से Fe का वैल्यू दे रखा है, ये कितना है -0.44 वोल्ट। और लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पर Ag वाला नहीं दे रखा है इसके अंदर प्रॉपर। तो आप इसमें E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें यहाँ पर, जैसे पहले के लिए निकाल के चेक करते हैं दोबारा से अपन, जैसे पहले के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देखो आप Fe+2 से किस में जा रहा है 0 के अंदर, ठीक है। इसके बाद Zn 0 से किस में जा रहा है +2 में। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और यहाँ क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगेन वापस से E0 का वैल्यू चेक करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, SRP ऑफ एनोड। तो पहले तो चेक कर लें कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो यहाँ पर जिंक क्या है, यहाँ पर एनोड, ये एनोड होगा, और Fe वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे कैथोड, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब किसकी वैल्यूज़ हैं, +2 से 0 में, +2 से 0 में, ये सब वैल्यूज़ किसकी हैं, SRP की वैल्यूज़ है, राइट। तो चेक करते हैं यहाँ पर, यदि अपन इसकी वैल्यू निकालें यहाँ पर, फर्स्ट वाले ऑप्शन में वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है। Zn से किस में जा रहा है ये Zn+2 में, और ये क्या है एनोड है, ठीक है। तो क्या करें अपन यहाँ पर, अपने को एनोड का SRP चाहिए, ठीक है। Zn यहाँ पर SRP का वैल्यू कितना है इसका, SRP का वैल्यू इसका दे रखा है -0.76, ठीक है। और कैथोड कौन है यहाँ पर Fe,
Fe के लिए SRP का वैल्यू देखो आप, थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला, ये कितना है मेरे पास -0.44। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये 0.44, ये आएगा बच्चों 0.76। तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। हमें कौन सी चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए। तो पहला वाला तो आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पर नॉट अकर, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो पहला हटा देते हैं अपन यहाँ पर। सेकंड चेक करते हैं यहाँ पर, सेकंड में क्या है, कॉपर सल्फेट, ये +2 में है यहाँ पर और ये 0 में, राइट। Ag 0 से किस में जा रहा है यहाँ पे, +1 के अंदर। चेक करते हैं अब इसको भी। तो Ag का तो क्या रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड होगा ये। और कॉपर क्या जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर के अंदर जा रहा है, तो कॉपर क्या होगा यहाँ पे, कैथोड, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। चेक करते हैं इसको भी, E0 का वैल्यू चेक करते हैं। SRP ऑफ कैथोड, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन एनोड के लिए बात कर लेते हैं, Ag के लिए। तो Ag का वैल्यू कितना दे रखा है, लास्ट में देखो आप, Ag का वैल्यू है अपने पास 0.80, तो यहाँ पर रखते हैं 0.80, ठीक है। और कैथोड के लिए चेक करते हैं, कैथोड कौन है अपने पास, कॉपर के लिए वैल्यू कितना है, फर्स्ट वाला वैल्यू होगा यहाँ पे 0.34। तो आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब नॉन फिजिबल रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो ये रिएक्शन अकर नहीं होगी। इसका आंसर क्या आना चाहिए अपने पास, सेकंड। तो बेसिकली आपको चेक क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू चेक करना है। यदि वो पॉजिटिव आएगी तो रिएक्शन अकर होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और यदि वो नेगेटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नॉट अकर रिएक्शन होगी। तो सेकंड के लिए हमने चेक कर लिया, ऐसी थर्ड और फोर्थ के लिए भी चेक कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है बच्चों, 89 नंबर क्वेश्चन। चेक करते हैं इसको क्या बोलता है आपसे। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन, तो हीलियम प्लस आयन के लिए बोल रखा है आपको, सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब एन का वैल्यू 2 रख देते हैं। हाइड्रोजन हीलियम, जेड का वैल्यू कितना आएगा अपने पास यहाँ पर 2, सेकंड नंबर पे आएगा ये। ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर। तो आर का वैल्यू आपको दे रखा है हीलियम के लिए, दैट इज 105.8 पिकोमीटर के अंदर दे रखा है। क्या चाहता है बच्चों आपसे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। लिथियम +2 आयन के लिए चाहता है आपसे, ये किसके लिए, थर्ड के लिए। तो n इक्वल टू थर्ड, और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड का भी वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, थर्ड। अच्छा, फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक का दे रखा है, दूसरे का पूछा है, इसके लिए थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है, हीलियम के लिए, सॉरी लिथियम के लिए दे रखा है, पूछा है आपसे थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो ये फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं ना कि अपन रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पर रेशो कैसे निकालेंगे, r लिथियम +2 थर्ड ऑर्बिट के लिए, r हीलियम प्लस सेकंड के लिए। क्या करेंगे यहाँ पर, n स्क्वायर अपॉन जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो सॉल्व करते हैं इसको। n स्क्वायर अपॉन जेड, ये किसके लिए होगा, लिथियम +2 के लिए होगा ये। ऐसे ही हीलियम के लिए क्या होगा अपने पास, n स्क्वायर अपॉन जेड, दिस इज फॉर हीलियम प्लस आयन। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू क्या है अपने पास, लिथियम +2 के लिए चेक करें आप, n का वैल्यू कितना है, 3 है, राइट। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही z का वैल्यू देखते हैं अपन यहाँ पर, z का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। इसी तरह से हीलियम प्लस के लिए भी चेक करते हैं अपन, हीलियम प्लस के लिए n का वैल्यू कितना है, 4, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और z का वैल्यू कितना आएगा, 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा अपने पास 9/3 इंटू 4/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/2 यानी 1.5, ये आ जाएगा आपको 1.5, ठीक है। ये दे ही रखा है आपको r हीलियम प्लस सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो क्या आएगा, सॉल्व होने पर क्या आएगा, r हीलियम प्लस r लिथियम +2, ये आ जाएगा 1.5 इंटू
आर हीलियम प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। आर हीलियम प्लस कितना है अपने पास, दिस इज इक्वल टू 105.8, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आता है, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक थर्ड आंसर आता है इसका, सॉल्व करोगे तो 158.7 पिकोमीटर इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप रेडियस लिथियम +2 आयंस का फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 90 नंबर का क्वेश्चन। ए 10 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 64 ग्राम ऑक्सीजन एट 27। आई थिंक ये सबसे सरल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सब कुछ दे रखा है, देखो आपको। एज्यूम ऑक्सीजन गैस वेविंग आइडियली, द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क बार इज। तो ये तो गैस स्टेट का क्वेश्चन हो गया। PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो आप। क्या चाहता है आपसे, प्रेशर चाहता है। तो प्रेशर क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम दे रखा है आपको 10 लीटर का वॉल्यूम है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या अपन इसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों, मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके मोल्स कितने आ गए आपके पास, 2 मोल्स आ गए। वॉल्यूम गिवन है आपके पास, मोल्स आ गए। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में इसको चेंज कर लेना। टेम्परेचर आएगा अपने पास 300 केल्विन। द प्रेशर ऑफ द गैस, तो प्रेशर कैसे निकालोगे, P इक्वल टू nRT अपॉन V। मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए 2, R का वैल्यू भी गिवन है 0.0831 एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना है बच्चों, 10 लीटर। कैन यू सॉल्व इट, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर वो आएगा सेकंड आंसर। तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है ये तो, PV इक्वल टू nRT बेस पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन में यदि आपने किया होगा तो इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका बोनस जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है, यदि आप 10.5 वोल्ट रखते हो तो उससे आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो जब आप इसका वैल्यू E0 का जो वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का 1.05 वोल्ट रखते हो तो आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा ऑन सॉल्विंग। कैसे, उसको चेक करते हैं। क्या क्या गिवन है बच्चों, फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। ये रिएक्शन है निकेल Ag+ के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट इक्वेशन जानते हो, फ्रॉम नेक्स्ट इक्वेशन E इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration ऑफ प्रोडक्ट अपॉन concentration ऑफ रिएक्टेंट। ये सबको पता है। तो E0 का वैल्यू जब आप 10.5 वोल्ट रखोगे तो आंसर नहीं आने वाला है। तो रखना क्या पड़ेगा आपको, यदि सही आंसर चाहिए, फर्स्ट आंसर चाहिए, तो 1.05 वोल्ट रखोगे तब इसका आंसर फर्स्ट आएगा, अदरवाइज ये बोनस चला जाएगा। माइनस 0.059, n का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ni+2 में जा रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा 2। लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, ये तो सॉलिड स्टेट में है तो इसका तो 1 हो जाएगा बच्चों। अब क्या है अपने पास, निकल +2, तो निकल +2 का कॉन्सेंट्रेशन, और निकल +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ ठीक है। इसके बाद निकल, ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, Ag+ आयन का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ये भी कितना है, 10⁻³। तो 10⁻³ का जब आप होल स्क्वायर करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 1.05, ये 10⁻6 आएगा नीचे, ऊपर जाके क्या आ जाएगा 10⁻3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अपॉन 2 और log 10 कितना हो जाएगा 1। तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो अपना पहला आएगा। तो ये बोनस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यदि आप 10.5 वोल्ट की जगह 1.05 वोल्ट रखो तब तो सही आएगा फर्स्ट, अदरवाइज ये बोनस आएगा। तो इसमें करेक्शन है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को फाइंड आउट करना है। क्या बोल रखा है बच्चों, इन द न्यूट्रल एंड एल्केलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज आयोडाइड। तो KMnO4 या परमैंगनेटाइन, एक ही बात है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है एल्केलाइन मीडियम में।
और न्यूट्रल मीडियम है, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस रिएक्शन इज फॉर्म। तो किस में चेंज होता है, ये तो MnO2 में चेंज हो जाएगा और ये आयोडेट में चेंज हो जाएगा। तो आप मैंगनीज का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखते हो तो यहाँ पर कितना अपने पास +7, मैंगनीज का किस में +7 के अंदर है और यहाँ पर किस में है +4 में। तो मैंगनीज एल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में किस में चेंज हो रहा है, +7 टू +4। तो चेक करते हैं यहाँ पर +7 टू +4 किसके अंदर आ रहा है, थर्ड के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ऑक्सीजन ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। फॉर द एबव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc is found to be 3 × 10⁻³ -59. If the concentration of O2 at equilibrium is 0.04 molar, then concentration of O3 is in molarity. देखिए जरा, रिएक्शन क्या है, O2 से आप ओजोन बना रहे हो, Kc कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, concentration of प्रोडक्ट अपॉन concentration of रिएक्टेंट, ठीक है। तो Kc का वैल्यू तो दे रखा है आपको 3 × 10⁻⁻59, तो इसको पुट करते हैं अपन यहाँ पर 3 × 10⁻⁻59। और क्या क्या गिवन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ O2 दैट इज गिवन 0.04। तो O2 का कंसंट्रेशन भी पता है हमें 0.04, और क्या चाहता है, देन कंसंट्रेशन ऑफ O3 का कंसंट्रेशन चाहता है एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर Kc का वैल्यू है हमारे पास, O2 का वैल्यू है, क्या निकालना है आपको, O3 का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो O3 जो आएगा, यह आएगा 3 × 10⁻⁻59 इंटू 0.04 इसको जब आप सॉल्व करोगे और इसका अंडर रूट आप जब लोगे तो सॉल्व होने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड वाला आंसर 4.38 इंटू 10⁻32। बस सीधा सा क्वेश्चन है, आपको Kc का वैल्यू गिवन है, आपके पास O2 का वैल्यू गिवन है, आपको O3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, थर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास, थर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको क्या बोल रहा है ये। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल, FCC के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है विद सेल एज लेंथ दे रखी है आपको, A का वैल्यू गिवन है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी भी गिवन है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या चाहता है बच्चों आपसे, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। क्या फॉर्मूला है हमारे पास डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू Z m n a, एक है यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर एंड AQ एज लेंथ। डेंसिटी गिवन है 8.92, Z का वैल्यू FCC का पता है, FCC क्या होगा, ऑल कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर्स, यानी Z का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो ऑल कॉर्नर्स मतलब 8 × 1/8, फेस सेंटर मतलब 6 × ½ तो Z का वैल्यू क्या आएगा इसके लिए 4 आ जाएगा। तो Z का वैल्यू 4 पुट करते हैं, M फाइंड आउट करना है आपको, Na का वैल्यू पता है एवोगाड्रो नंबर का 6 × 10⁻23 और A का वैल्यू भी गिवन है, तो A का वैल्यू भी पुट करते हैं 3.608 इंटू 10⁻⁻8, इसका होल क्यूब करेंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो M का वैल्यू जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 63.1 U या फिर AMU। तो इस तरह से आप एटॉमिक मास ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर सकते हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सॉलिड से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है बच्चों। क्या चाहता है आपसे, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अपने पास A2 प्रोडक्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 मोलर। जैसे मान लेते हैं अपने पास A से प्रोडक्ट कोई रिएक्शन है, ठीक है,
और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट, मीन्स इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना है 0.1 मोलर, एंड विच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट। सो आफ्टर 5 मिनट इसका जो वैल्यू है आफ्टर 5 मिनट, याद है ना आपको, a माइनस एक्स से लिखते हैं अपन इसको, इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको 0.001 मोलर। क्या चाहता है आपसे, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, k का वैल्यू चाहता है आपसे, k। फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या है अपने पास, a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, एंड व्हाट इज a माइनस एक्स, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 5 मिनट। t का भी वैल्यू पता है, a का भी वैल्यू पता है, a माइनस एक्स का भी वैल्यू पता है। सॉल्व करते हैं इसको, t कितना है अपने पास 5 मिनट, अच्छा a का वैल्यू पुट करते हैं, a इज 0.1 मोलर और a माइनस एक्स क्या है 0.001 मोलर। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 2.303 अपॉन 5, ये 10 पावर माइनस 3, ये 10 पावर माइनस 1, तो ये 100 हो जाएगा, लॉग 100 मीन्स 10 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9212। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, k का वैल्यू निकालना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे फिजिकल करेक्शन है, जो नट्स इक्वेशन वाली क्वेश्चन है उसमें करेक्शन है, बाकी के सारे की सारे आपने देखा कि सारे की सारे इजी क्वेश्चन थे। तो आई होप आपने उस क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और आप सबका सिलेक्शन हो। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक वाले सर और इनऑर्गेनिक वाले सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।